Hello students, this is our third video of second chapter. Our topic is shock therapy in post communist regime. तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो वर्ड हैं, शॉक थेरेपी एंड पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइन. शॉक थेरेपी एक मेडिकल टर्म है. इसका मतलब होता है किसी को शॉक दे करके उसका ट्रीटमेंट करना. पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ डिज़ाइन को हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और उसकी जगह हम यूज़ करेंगे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़. कंट्रीज़ क्या कौन सी थी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, उसको हम मैप में देखते हैं सबसे पहले. तो जो फर्स्ट मैप है ये वाला, इस मैप के अंदर आप देख सकते हो कि एक तरफ अमेरिकन ग्रुप है जिसे हम नाटो कंट्रीज़ बोलते हैं, दूसरी तरफ वारसा ग्रुप है जिसे हम यूएसएसआर का अलायंस बोलते थे. तो यूएसएसआर के साथ ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी. जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो ये ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ को पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ बोला जाने लगा. क्लियर हो गया होगा. इधर राइट वाले मैप में देखिए, इसके अंदर ये वो कंट्रीज़ हैं जो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी. अब जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, उसके बाद ये सारी कंट्रीज़ सब आज़ाद हो गई. लगभग 15 कंट्रीज़ थी और इसमें जो सेंट्रल एशिया की कंट्री थी, रसिया था, इन सब को भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री कहा जाता था. तो आपको मैप के अकॉर्डिंग पता चल गया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, रसिया और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ को पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री कहा जाता था, क्योंकि जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी तो ये सब कंट्रीज़ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे. अब हम चलते हैं, आपको दोनों वर्ड्स का जो मेन मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा. अब शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अंदर कैसे आई, हमें देखना है. आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता क्या है कि इन सब कंट्रीज़ के अंदर ये सोशलिस्ट सिस्टम चल रहा होता है, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम. ये सिस्टम ख़त्म करके और एक ट्रांजिशन होता है, बहुत तेज़ी से सडन ट्रांजिशन होता है, और उन कंट्रीज़ में जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी वहाँ पे डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम आ जाता है. ये सडन ट्रांजिशन होता है. इसमें क्या होता है, वहाँ के जो सारे रिसोर्सेज जो सरकार के इंडस्ट्रीज होती हैं वो सब बिक जाती हैं. ठीक है. जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक रूल अपना लेते हैं और सडन चेंजेस आने लगते हैं उस कंट्रीज़ के अंदर में. तो सबसे पहले हम जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है शॉक थेरेपी की, उसे पढ़ लेते हैं, उसे समझ लेते हैं. तो ये कहती है एनसीईआरटी, अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम. यानी कि एक पेनफुल ट्रांजिशन था जिसमें अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ट्रांजिशन होता है. ठीक है. द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप, ये सारी कंट्रीज कौन सी हैं, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री. इन्फ्लुएंस्ड बाई, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं दो बड़ी एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ, केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी. वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस प्रोसेस को चलाते हैं, और इस प्रोसेस के तहत इन सारी कंट्रीज, रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज को का जो सिस्टम होता है सोशलिस्ट सिस्टम, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है. ये था शॉक थेरेपी की सिंपल डेफिनेशन. अब हम ये देख लेते हैं कि शॉक थेरेपी का नेचर और फीचर्स क्या थे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देता है. पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द शॉक थेरेपी एडवोकेटेड दैट एवरी कंट्री वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, जहां पर प्राइवेट ओनरशिप होती है, मार्केट फ्री मार्केट होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, और कोई भी डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप डिक्लेयर कर सकता है. ठीक है. और फ्रीडम होती है मार्केट को, आपको किसी भी तरह का बिजनेस करने की फ्रीडम होती है, आपको प्राइवेट ओनरशिप की फ्रीडम होती है. तो ये सबसे पहला फीचर है शॉक थेरेपी का. दूसरा फीचर है शॉक थेरेपी का प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मीन्स जो स्टेट की एसेट्स होती हैं, जब सोशलिस्ट सिस्टम में देखते थे हम, वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज, सारे रिसोर्सेज स्टेट के पास रहते थे, सरकार के पास. बट प्राइवेटाइजेशन और कैपिटल सिस्टम में क्या होता है, स्टेट एसेट्स
एंड कॉरपोरेट ओनरशिप पैटर्न, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स, जितनी भी स्टेट के पास इंडस्ट्रीज होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उन सबको प्राइवेटाइज किया कर दिया जाता है और जो कॉरपोरेट ओनरशिप होती है उसको फॉलो किया जाता है। शॉक थेरेपी इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ द कलेक्टिव फार्मिंग टू प्राइवेट फार्मिंग। जो रशिया के अंदर और जो सोवियत यूनियन था उसके अंदर जो फार्मिंग थी वो स्टेट के अंडर थी, ठीक है। स्टेट फार्मिंग कराता था और अपने अकॉर्डिंग सबको अनाज प्रोवाइड करता था उनकी नीड के अकॉर्डिंग। बट फार्मिंग जो है अब वो क्या हो गई, प्राइवेटाइज हो गई और कैपिटलिज्म एग्रीकल्चर के अंदर भी आ गया। तीसरा शॉक थेरेपी का फीचर है फ्री ट्रेड। शॉक थेरेपी स्ट्रेस्ड ऑन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी विद द फ्री ट्रेड एज द एसेंशियल कंडीशन। वो चाहता है कि भैया फ्री ट्रेड हो तभी इकोनॉमी अच्छी तरीके से चल सकती है। तो वो कहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए आपकी कंट्री में, पहला FDI बिकम द मेन इंजन ऑफ द चेंज। नेक्स्ट फोर्थ उसका फीचर है ट्रेड अलायंस विद वेस्ट कंट्रीज। बहुत सालों तक सोवियत यूनियन जो था और उसकी जो अलायंस कंट्री थी वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड अलायंस नहीं बनाती थी, ट्रेड नहीं करती थी। तो थ्रू शॉक थेरेपी ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप of the existing trade alliance among the countries of the Soviet bloc. Each state from the bloc was supposed to be directly linked the West instead of the interest trade alliance among the region. यानी कि मैंने जैसे बताया सोवियत यूनियन के अंदर वो सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के अलायंस कंट्री वेस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करती थी। बट जब शॉक थेरेपी आई और सबको अपना सिस्टम चेंज करना पड़ा तो फिर उन्होंने वेस्ट कंट्रीज के साथ भी अपने ट्रेड अलायंस बनाने शुरू कर दिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकल करके आते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक लाइन NCERT में देखने को मिलती है और अक्सर इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आता है बच्चों को। द शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड in the 1990s did not lead to the people into promised utopia of masses. यूटोपिया का क्या मतलब होता है? यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जो इमेजिनेशन में, जो आपको एक सपना दिखाया जाता है कि वो जगह तो बहुत अच्छी होगी, वहाँ कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो 1990s में जो पूरा डिकेड था उसमें जब शॉक थेरेपी की जा रही थी तो जनता को ये सपने दिखाए गए कि जो कैपिटल सिस्टम होगा वो दुनिया का बेहतरीन सिस्टम होगा, आपकी सारी गरीबी, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया था उसके बाद जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लाने वाले लोग थे, तो ये जो यूटोपिया था यानी कि अ प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन द इमेजिनेशन, ये यूटोपिया लोगों का भ्रम जिसे हम बोलते हैं वो खत्म हो गया। वो कैसे हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज में हम समझेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज को आप क्रिटिक भी बोल सकते हो शॉक थेरेपी का, कि जब शॉक थेरेपी की कॉन्सिक्वेंसेज सामने आए तो उस समय पे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के हालात बहुत बुरे हो गए। कैसे बुरे हो गए वो देखते हैं। सबसे पहले तो कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। रशिया का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हुआ करता था वो बुरी तरीके से गिर गया। 90% of its industries were put up for sale to private individuals and company. रशिया की 90% जो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी उन्हें प्राइवेट इंडिविजुअल्स को औने पौने दामों पर थ्रो अवे प्राइजेस पे बेच दिया गया, ठीक है। सिंस द रीस्ट्रक्चरिंग वॉज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेस, अब जो जितना भी डेवलपमेंट होना था वो सब मार्केट करने वाली थी, गवर्नमेंट नहीं करने वाली थी। इट लेड टू द virtual disparity of entire industries. This was called the largest garage sale in history. This is a question. What do you mean by largest garage sale in history? ये एक फ्रेज है जिसको रशिया के लिए यूज किया जाता है कि रशिया में जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी उनको अंडर वैल्यू करके थ्रो अवे प्राइसेस पे बेच दिया गया, बहुत औने पौने दामों पर बेच दिया गया। इसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। सो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज
वर अंडर वैल्यूड, उनकी उनकी जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यू कर दी, उनको बहुत सस्ते दामों पर सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना है। वैसे कि शॉक थेरेपी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री क्लियर हुआ होगा, यानी कि रशिया की जो इंडस्ट्रीज थी उनको अंडर वैल्यू करके उनको बहुत कम दामों पे बेच दिया गया, इसे हम लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री वो भी बोलते हैं। नेक्स्ट, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है शॉक थेरेपी का? दूसरा, हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन मतलब आपकी जो करेंसी है वो दूसरी करेंसी के मुकाबले बहुत गिर जाती है और आपके देश में महंगाई बढ़ जाती है, हाई इन्फ्लेशन। तो द वैल्यू ऑफ रूबल, जो रशिया की करेंसी थी, डिक्लाइंड ड्रामेटिकली मतलब बहुत जल्दी से, एकदम से रशिया की करेंसी गिरने लगी। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, जो पहले कलेक्टिव फार्म हुआ करते थे वो सब खत्म कर दिए गए। लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, जैसे हमने सोवियत सिस्टम में पढ़ा था, सोवियत सिस्टम में कलेक्टिव फार्म की बात की थी, सब कुछ स्टेट के अंडर होता था, स्टेट सबको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था। पर जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, इंडिविजुअल्स को जमीनें दे दी गई, इंडस्ट्रीज दे दी गई, तो लोगों के पास फूड सिक्योरिटी नहीं रही एंड रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड। ऐसे दिन आ गए कि रशिया जो एक इतनी प्रोडक्टिव कंट्री थी उसे फूड भी इंपोर्ट करना पड़ा। यहाँ लेफ्ट साइड में एक मैं आपको दिखाना चाहता था, बुक में पिक्चर दी हुई है ये लेफ्ट साइड में आप देखिए, दिस वन। एज अ रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी अबाउट हाफ ऑफ रशियाज 1500 बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेंट बैंकक्रप्ट। 1500 से ज़्यादा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रशिया के बैंकक्रप्ट हो गए। दिस इमेज इज दैट ऑफ इनकम बैंक रशिया, बेसिकली ये रशियन में लिखा हुआ है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है रशिया का, दैट वेंट बैंकक्रप्ट इन 1998। एज अ रिजल्ट द मनी of 10,000 corporate and private shareholders was lost along with the money kept in the bank by customers। तो आप देख सकते हो रशिया का इतना बड़ा बैंक पूरी तरीके से लुट गया था, बैंक करप्ट हो गया था। तो रशिया का जो हाई इन्फ्लेशन आया शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं, डिक्लाइन ऑफ सोशल वेलफेयर सिस्टम। रशिया अपनी जनता को कोई अकाउंटेबल नहीं था, उसके प्रति कुछ सोचता नहीं, मतलब उसको वो डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे बस एक ही पार्टी थी। बट रशिया ने एक चीज़ इंश्योर की हुई थी अपने लोगों के लिए, वो था सोशल वेलफेयर, यानी कि बहुत जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से रशिया प्रोवाइड कराता था, सोवियत यूनियन प्रोवाइड कराता था, सॉरी। बट हुआ क्या कि वो जब शॉक थेरेपी हुई और ज़रा सारा सिस्टम चेंज हुआ, उसके बाद जो उसका ओल्ड सोशल वेलफेयर सिस्टम था वो खत्म हो गया। तो द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। द विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडीज बंद कर ली थी। पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी, इससे बहुत सारी जनता पॉवर्टी की तरफ चली गई। मिडिल क्लास वर पुश्ड टू पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी। पेरिफेरी मतलब होता है जो सोसाइटी का आखिरी छोर होता है, किसी भी चीज़ की पेरिफेरी, आखिरी छोर, तो वहाँ तक वो मिडिल क्लास पहुँच गई थी। गरीबी में डूबती जा रही थी। एंड द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल्स सब या तो माइग्रेट कर गए थे, देश छोड़ गए थे, या फिर टूट गए थे। नाउ तो रशिया के ये हालात बनते जा रहे थे बिकॉज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का चौथा जो कॉन्सिक्वेंसेज है, राइज ऑफ लोकल माफिया। लोकल माफिया, एक माफिया इमर्ज हुआ जिसने कंट्री के बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन, उसकी वजह से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज। प्राइवेटाइजेशन की वजह से रिच रिचर बनता जा रहा था और पुअर पुअर बनता जा रहा था, और इन दोनों के बीच में एक बड़ा डिवाइड बन गया था। रशिया के अंदर रिच और पुअर जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ चुके थे। अनलाइक द अर्ली सिस्टम देयर वाज नो ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल। जो रशिया का सोवियत सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं हुआ करती थी। पर बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन
लोगों के बीच में डिवाइड हो गया, रिच और पुअर के बीच में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन गए और बहुत सारे लोग गरीब हो गए। तो ये दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मुझसे सवाल पूछिए। नाउ इसके साथ हम एक वो पढ़ते हैं, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। बेसिकली ये शॉक थेरेपी वाले ही टॉपिक के अंदर है, पर मैंने इसे एक नया टॉपिक बनाया है जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब इस पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर हमने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तो देख लिए शॉक थेरेपी के। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल फेरबदल क्या हो रही थी। तो इसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स नीचे बनाए हैं। ये मैंने बेसिकली बुक को ही नोट बना करके लिखा है, पर मैं इसके की पॉइंट देखूंगा कि किस तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है किसी कंट्री में डेमोक्रेसी कैसे धीरे धीरे आती है। तो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में क्या होता है, वीक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग ऑफ दीज कंट्रीज। सबसे पहले इन कंट्रीज के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही वीक तरीके से लिखा जाता है, वो इतना ज़्यादा कारगर नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड मोस्ट इंक्लूडिंग रशिया हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट with the widest possible power that rendered elected parliament relatively weak in सेंट्रल एशिया। तो रशिया के अंदर क्या होता है कि रशिया में प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दे दी जाती है और जो पार्लियामेंट होती है उसके पास कम पावर होती है। ये बेसिकली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बीच में से स्टार्ट हुई है कुछ कहानी, बट ये कहानी कोई स्टार्ट नहीं है। ये बात हम इसकी बात कर रहे हैं बेसिकली कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और उसके बाद जो ये पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज आई, जैसे हमने बताया था पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज मैंने आपको मैप में क्लियर कर दी थी, उन सभी कंट्रीज में कैसे पॉलिटिकल चेंज आ रहे थे। ठीक है, तो उनमें से जैसे सबसे बड़ी कंट्री हमारी रशिया थी, तो इन्हीं सभी कंट्रीज ने मिलकर के किसी ने मतलब अलग अलग सबने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो इनमें से अधिकतर कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन वीक बनाए और प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दे दी, एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दे दी और पार्लियामेंट को कम पावर दी। तो अगर प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर होगी और पार्लियामेंट के पास कम होगी तो समझ लो डेमोक्रेसी भी वीक बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इन सेंट्रल एशिया के कुछ देश थे जैसे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन्होंने क्या किया, द प्रेसिडेंट हैड ग्रेट पावर्स इन सेवरल थीम बिकम वेरी अथॉरिटेरियन। इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड द उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए अपने आप को पावर में लेकर के आ गए और फिर इन्होंने क्या किया, एक्सटेंड इट फॉर अनदर 10 ईयर्स। 10 साल पावर में रह करके अपने आप को ही पावर में 10 ईयर्स और एक्सटेंड कर लिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी को किस तरीके से कुचला ही जा रहा है। एक ही अथॉरिटेरियन पर्सन 10 साल के लिए बनता है, तुर्कमेनिस्तान में भी और उज्बेकिस्तान में भी, और फिर अगेन वो अपने आप को एक्सटेंड कर लेता है। नाउ हम और आगे देखते हैं, दे अलाउ नो डिसेंट और अपोजिशन। जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने किसी भी ऑपोजिशन को अलाउड ही नहीं किया हुआ था। A judicial culture and independence of judiciary was yet to be established in most of the countries. ना तो इनकी कंट्रियों में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट थी और ना ही ये किसी ओपोजिशन को खड़ा होने देते थे। मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमी स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000। अब इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। रशिया ने अपना 2000 ईयर में अपना रिवाइवल स्टार्ट किया। कैसे, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। रशिया और जो सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके पास रिसोर्सेज हैं बहुत अच्छे, ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स। रशिया के पास अबंडेंस है नेचुरल गैस का, तो उसकी वजह से उन्होंने पैसा कमाया अच्छा खासा। उसके बाद अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं, यहाँ पे वैसे हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये वो कंट्रीज हैं जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं और कैसे इन कंट्रीज के अंदर शॉक थेरेपी के बाद डेमोक्रेटाइजेशन का पीरियड चल रहा है कि इनके
जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो भी वीक लिखा, इनके प्रेसिडेंट्स के पास ज़्यादा पावर थी। कुछ ऐसी कंट्रीज थी, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जहाँ पर प्रेसिडेंट ने अपने आप को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चलाई, और ईयर 2000 के बाद इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं आपको इसके नोट्स भेजूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपनी अटेंडेंस ना लगाना भूलें और क्वेश्चन करते रहें। थैंक यू।